अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने जो सेट मैथ क्रैश कोर्स की सीरीज स्टार्ट की हुई थी, आज मैं आप लोगों के साथ इसका पार्ट 2 डिस्कस करने लगा हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप यूट्यूब पे जाके लिखें सेट मैथ क्रैश कोर्स पार्ट 1 पास एजुकेशन सिस्टम के नाम से, तो आप लोगों के सामने पार्ट 1 ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप लोगों ने पहले उसको देख लेना है। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज के प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले आप लोगों ने एवरेज के ये सारे फार्मूलाज याद रखने हैं। जब भी हमारे पास कोई सीक्वेंस गिवन होगा तो उसमें हम लोगों ने एवरेज कैसे निकालनी है, फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें। याद रखें ये सीक्वेंस जो है इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी इस तरह का सीक्वेंस हो। आप ये देखें, आप लोगों को हर टर्म का हर अगली टर्म में से अगर पिछली माइनस करें तो 10 का कॉमन डिफरेंस नज़र आ रहा है। इसी तरह भी एक और सीक्वेंस देखें, इनमें भी हर टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी अगर दूसरी में से पहली माइनस करें या तीसरी में से दूसरी टर्म माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है 3 का। तो इस तरह जब आप लोगों के पास सीक्वेंस गिवन होगा उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसमें एवरेज निकालने का ये शॉर्टकट है, सिंपल है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें। इसी तरह सीक्वेंस के अंदर आप लोगों से पूछी जाएंगी नंबर ऑफ टर्म, तो उसका निकालने का ये फार्मूला है, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें, नीचे डिवाइड कर दें कॉमन डिफरेंस से और +1 कर दें। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म में से आप लोगों ने फर्स्ट वाली टर्म को माइनस कर देना, या थर्ड में से सेकंड वाली, हर अगली टर्म में से पिछली माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। एवरेज, अगर सीक्वेंस के अलावा आप लोगों ने एवरेज निकालनी है तो उसका फार्मूला होता है सम ओवर नंबर ऑफ टर्म्स। अगर सीक्वेंस गिवन होगा तो पहले वाले 2 फार्मूलाज यूज़ करें, अगर सीक्वेंस के अलावा आपसे एवरेज दे रहा है तो फिर आप लोगों ने सम को नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देना है। इसी तरह आप लोग सम अगर निकालना हो तो एवरेज को मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ टर्म से। यहाँ से आप लोगों ने एक और चीज़ याद रखनी है, अगर सीक्वेंस भी कोई गिवन है और आप लोगों से पूछा जाता है सम, तो आप लोग एवरेज निकाल लें, जो मैंने वो फर्स्ट वाला फार्मूला लिखा हुआ है सीक्वेंस के लिए, और सम निकाल लें आप लोग ये लास्ट वाले फार्मूला से। तो इन फार्मूलाज को ही हम यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले टाइप 1 है, एवरेज निकालनी है सीक्वेंस के अंदर। तो आप लोगों को ये नज़र आ रहा है कि इसमें वो पूछ रहा है, ये मैंने चीज़ लिख दी है, वही वाली चीज़ है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें तो एवरेज आ जाएगी सीक्वेंस में। और ये जो एवरेज होती है बेसिकली ये इक्वल होती है मिडिल टर्म्स के। तो ये भी चीज़ मैं आगे बताऊंगा। अब ये पहला क्वेश्चन है आपका, टाइप 1 की हम प्रैक्टिस करते हैं कि आप लोगों ने एवरेज निकालनी है ऑल नंबर्स की 100 तक, और वो एंड 2 पे होने चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग सीक्वेंस इसका बना लें। तो 100 के अंदर अंदर एंड पे 2 किन के आता है, ये सीक्वेंस है 2, 12, 22, 32, 42 अप टू ये चलता जाएगा 100 के अंदर अंदर 92। तो ये तमाम वो वाले नंबर हैं जिनके एंड पे 2 आता है विद इन 100। तो अब देखें ये सीक्वेंस है, इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस 10 का आ रहा है। तो उसी तरह आप लोगों ने एवरेज का फार्मूला फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। अब इसी पे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने पहले 5 3 के मल्टीपल्स की एवरेज निकालनी है। 3 के मल्टीपल क्या होते हैं, जिस तरह हम टेबल पढ़ते हैं 3 1 are 3, 6, 9, 12, 15, ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। तो आप लोग सबसे पहले सीक्वेंस लिख लें। अगेन देखें इनमें कॉमन डिफरेंस सेम है 3 का। तो एवरेज का क्या फार्मूला मैंने बताया था, फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें। तो 3 में 15 ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास 9 आंसर आएगा। अब हम अगली इसका एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने अरिथमेटिक मीन का मतलब भी एवरेज होता है, निकालनी है मल्टीपल्स ऑफ 10, जो कि 10 to 190 के दरमियान मल्टीपल्स ऑफ 10 आ रहे हैं उनकी, और ये 10 और 190 भी इंक्लूड है। तो सबसे पहले आप लोग सीक्वेंस लिख लें। ये देखें 10, 20 अप टू ये 190 तक सारा सीक्वेंस बनेगा, यानी देखें हमने 10 के मल्टीपल्स लिखने थे 10 to 190 तक, तो ये हमने सारे लिख लिए। अब देखें इनमें अगेन ये सीक्वेंस बन रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो एवरेज कैसे निकलेगी, फर्स्ट टर्म के अंदर आप लोग लास्ट टर्म ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास इसका एवरेज आ गई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें, आपने एवरेज निकालनी है जितने भी ऑड नंबर्स हैं अप टू 100 तक, यानी 100 के अंदर अंदर जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो सारे लिख के आप सीक्वेंस बनाएं पहले। तो ये देखें ये 1 3 5 7, ऑड नंबर वो होता है जो 2 पे डिवाइड ना हो। तो 100 से पहले ऑड नंबर कौन सा आ जाएगा, 99। अब इसकी एवरेज निकालनी, अगेन देखें ये सीक्वेंस है, इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस 2 का आ रहा है। तो मैंने क्या एवरेज का फार्मूला बताया था आप लोगों को, फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब टाइप 2 आप लोग देखें ज़रा, इसमें हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होती हैं सीक्वेंस में, तो उसका मैंने फार्मूला भी आपको बता दिया था फार्मूला शीट के अंदर। पहला क्वेश्चन देखें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप लोगों ने इस सीक्वेंस में निकालनी है। तो अगेन देखें ये सीक्वेंस है, कॉमन डिफरेंस सेम है। आपको फर्स्ट टर्म 16 गिवन है, लास्ट वाली टर्म 216 है। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला आप लोगों ने लिख लेना है, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, डिवाइड कर देना, कॉमन डिफरेंस और +1 कर देना है। तो अब ये देखें लास्ट टर्म लिखें, उसमें से माइनस करें फर्स्ट टर्म को, और कॉमन डिफरेंस 5 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर लेंगे, थर्ड में से सेकंड को। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 41।
अब टाइप 3 हम डिस्कस करते हैं, सम ऑफ नंबर्स निकालना है आप लोगों ने। तो इसमें अगेन देखें, अब वो पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड इंटीजर्स। तो सबसे फर्स्ट 100 ऑड इंटीजर्स वो कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि अप टू 100 के अंदर ऑड इंटीजर्स। 100 डिजिट्स के अंदर जो 100 नंबर्स के अंदर जो ऑड इंटीजर्स आते हैं वो 50 होते हैं, तो वो फर्स्ट 100 कह रहा है। तो अगर हम इसका सीक्वेंस बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से होगा 1 3 5 7 9, मगर हमें लास्ट टर्म का नहीं पता कि पहले 100 ऑड इंटीजर्स के अंदर लास्ट वाली टर्म क्या है, ये हमें नहीं पता। तो अब हम सबसे पहले लास्ट टर्म निकालेंगे। देखें ये सीक्वेंस है क्योंकि इनमें कॉमन डिफरेंस 2 का आ रहा है। तो लास्ट टर्म हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो सीक्वेंस में यूज़ होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है 100 है, लास्ट टर्म का नहीं पता, फर्स्ट टर्म 1 थी, कॉमन डिफरेंस 2 का था, तो इस यहाँ से हम लोगों ने लास्ट टर्म निकाल ली जो कि हमारे पास 199 आई। तो अब देखें हमारे पास सीक्वेंस किस तरह से बन जाएगा, 1 3 5 7 9 अप टू 199। तो ये हमारे पास हैं पहले 100 ऑड इंटीजर्स जिनका हमने सम निकालना है। तो सबसे पहले एवरेज निकाल लें। एवरेज सीक्वेंस में कैसे निकलती है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास 100 आ गई। तो सम का मैंने क्या फार्मूला बताया था, एवरेज होती है ना सम ओवर नंबर ऑफ टर्म। तो सम कैसे आ जाएगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म। एवरेज हमने निकाल ली है 100 और नंबर ऑफ टर्म भी हमें पता था कि टोटल 100 ऑड इंटीजर्स है जिनका हमने सम निकालना है, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। इसी तरह अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, हमने सम निकालना है पहले 50 पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो अब देखें इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स पहले 50, तो सीक्वेंस बना लें 1 2 3 अप टू 50 तक आ गया। और ये भी अब जाहिर है सीक्वेंस है, कॉमन डिफरेंस 1 का है, तो फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। सम अगेन क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म। तो एवरेज हमने कितनी निकाली थी 25.5, उसको मल्टीप्लाई कर दें टोटल नंबर से। तो जब भी आप लोगों ने सीक्वेंस के अंदर भी सम निकालना है तो सम का ये फार्मूला यूज करना है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म। और एवरेज आपने निकाल लेनी है फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है। इसी तरह अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एवरेज अर्निंग एक शॉप की 3 वीक्स की है 2750, यानी ये उसकी 3 वीक की एवरेज अर्निंग है। फिर वो कहता है अगले 2 वीक्स की उसकी अर्निंग है 4750, तो ये अगले 2 वीक की अर्निंग का सम है। आप लोगों से टोटल अर्निंग वो पूछ रहा है 5 वीक की। तो ये जो स्टार्ट में उसने 2750 दिया था ना, ये एवरेज थी 3 वीक की। तो आप लोग पहले 3 वीक की अर्निंग का सम निकाल लें। एवरेज का फार्मूला होता है सम ओवर टोटल नंबर। एवरेज कितनी 3 वीक की गिवन थी 2750, सम निकालना है वीक 3 थे, तो ये हमारे पास 3 वीक की अर्निंग का सम आ गया जो कि हमारे पास कितना है 8250। और अगले 2 वीक की अर्निंग का सम उसने बताया हुआ है 4750, इसको S2 कह लेते हैं। 3 वीक की अर्निंग के सम को S3 कह लेते हैं। तो टोटल सम उसने पूछा था अर्निंग का 5 वीक का, तो सिंपल इनको ऐड कर दें S3 के अंदर S2, तो ये उसकी टोटल 5 वीक की अर्निंग का सम है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कि एवरेज निकालनी है 100 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स की। ये वो कह रहा है 100 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर की एवरेज 350 है, तो वो कह रहा है लीस्ट एंड हाईएस्ट नंबर, यानी आप समझ लें कि फर्स्ट और लास्ट नंबर सीक्वेंस का निकालना है। तो अब हमें सीक्वेंस का नहीं पता कि ये सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम क्या काम करेंगे, इसके 2 मेथड हैं। पहले मैं आपको अलजबरा के साथ बता देता हूँ और दूसरा अलजबरा के बगैर। मगर मेरी आपको नसीहत ये है कि आपने अलजबरा का यूज़ कम से कम करना है, क्योंकि इसमें बाज़ औक़ात कम्प्लेक्स इक्वेशंस बन जाती हैं, टाइम कंज्यूम होता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या काम करेंगे, ये देखें एवरेज का फार्मूला क्या होता है सीक्वेंस में, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि ये सीक्वेंस है 100 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हैं, और ऑड इंटीजर्स में हमें पता है कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स में कॉमन डिफरेंस 2 का होता है, जिस तरह 1 3 5 7 है। मगर इस क्वेश्चन में हमें पता नहीं कि सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। तो आप लोग देखें एवरेज कितनी गिवन है आप लोगों को 350, और आप लोगों को आगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का नहीं पता, और नीचे हम 2 से डिवाइड करेंगे। मतलब मैंने एवरेज का फार्मूला लगाया सीक्वेंस के लिए, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। और दूसरा फार्मूला हमने कौन सा पढ़ा था सीक्वेंस के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स का, जो कि क्या था लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें और कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करें +1 करें। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 100 थी, फार्मूला प्लग इन करें, यहाँ से हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म की फॉर्म में। तो यूँ हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो फर्स्ट टर्म जो है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो 2 टाइम्स हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो इक्वल आ जाएगी 898 के, तो यहाँ से लास्ट टर्म आ गई 449। अब ये लास्ट टर्म की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या 2 में पुट करें, मैंने 1 में पुट किया तो यहाँ से मेरे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी 251। तो एक तो ये तरीका था, मगर मैं आपको कहूँगा ये तरीका नहीं, इसको आप समझे। ये जो अभी मैं मेथड समझाने लगा हूँ इसको आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इसके थ्रू आपका टाइम बड़ा सेव होगा। देखिए हमने एवरेज निकालनी थी 100 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स की। 100 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स की एवरेज गिवन है, हमने फर्स्ट और लास्ट नंबर निकालना है। इसका अब तरीका कार क्या होता है,
एवरेज मिडल टर्म होती है। जैसे अब यहाँ पे एवरेज उसने दी हुई है 350, मगर ये जो एवरेज है ये सीक्वेंस का पार्ट नहीं होता। मतलब ये क्या होता है, ये सीक्वेंस के दो हिस्से कर देता है, उसको मिडल से ब्रेक कर देता है। अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम करना है, इस तरह डैशेस ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से अब देखें हमारे पास मिडल में क्या आ रहा है 350। अब ये 350, इससे पीछे वाली टर्म कौन सी होगी 349, इससे आगे वाली कौन सी होगी 351। अब इस 350 ने सीक्वेंस के दो हिस्से कर दिए हैं। एक आप लोगों को लेफ्ट साइड पे बॉक्स नजर आ रहा है जिसके अंदर अब टोटल नंबर्स कितने होंगे ऑड इंटीजर के 50, और इसी तरह आप लोगों को एक राइट साइड पे बॉक्स नजर आ रहा है, यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑड इंटीजर के कितने होंगे 50। यानी ये जो मिडिल टर्म थी ना 350 सीक्वेंस का पार्ट नहीं थी, मगर इसने सीक्वेंस के दो हिस्से कर दिए, एक साइड पे भी 50 नंबर ऑड और दूसरी साइड पे भी 50 नंबर। अब पहले बॉक्स में आप देखें, आप लोगों को लास्ट टर्म 349 का पता है, मगर आप लोगों को फर्स्ट टर्म का नहीं पता। तो यहाँ पे आप सीक्वेंस का लगा दें फार्मूला, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, एल से मुराद लास्ट टर्म, एफ से मुराद फर्स्ट टर्म, डी से मुराद कॉमन डिफरेंस, एन से मुराद टोटल नंबर। तो यहाँ पे आप वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म इस पहले बॉक्स की आ जाएगी। अब आप लोग इसी तरह दूसरे बॉक्स में देखें, यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म का पता है 351, टोटल नंबर भी पता है मगर लास्ट टर्म का नहीं पता। अगेन वही फार्मूला यूज करें, नंबर ऑफ टर्म्स का जो सीक्वेंस में होता है वैल्यूज प्लग इन करें तो लास्ट टर्म भी आ गए। तो इस मेथड की आप प्रैक्टिस करें, ये बहुत ज्यादा टाइम सेविंग है, इक्वेशन से भी हम बच जाएंगे। अब हमारे पास टाइप 4 आ जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एसएटी के अंदर कॉमन क्वेश्चन इसमें से आते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम एवरेज किस तरह निकालनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखें कि 50 पीपल हैं, उनके वेट की रेंज गिवन है 110 टू 140 kg। आप लोगों ने मिनिमम और मैक्सिमम एवरेज निकालनी है, फुल तवज्जो से आपने समझना है। सबसे पहले हम इसके सोल्यूशन में निकालते हैं मिनिमम पॉसिबल एवरेज। जो रेंज होती है इसको आप समझे, रेंज का मतलब होता है कि अब जैसे उसने रेंज दी हुई है 110 टू 140, यानी एटलीस्ट एक बंदे का वेट 110 होना चाहिए, एक से ज़्यादा का भी 110 हो सकता है मगर एक का ज़रूर 110 kg हो, और मैक्सिमम एटलीस्ट एक बंदे का वेट 140 kg होना चाहिए, एक से ज़्यादा बंदों का वेट भी 140 kg हो सकता है। इस रेंज से बाहर आप वेट नहीं जा सकते, यानी किसी का भी 109 नहीं होगा, किसी का भी 141 kg नहीं होगा। तो यहाँ से सबसे पहले आप लोगों ने डैशेस ड्रा कर लेनी है, रेंज लिख लेनी है। मिनिमम रेंज कितनी थी 110 kg, मैक्सिमम रेंज कितनी थी वेट की 140 kg। अब मिनिमम पॉसिबल एवरेज, एवरेज का फार्मूला क्या होता है सम ओवर नंबर। अगर आप एवरेज को मिनिमम करना चाहते हैं तो आपने सम को मिनिमम करना है। अब सम मिनिमम कब हो सकता है, अब देखिए मेरे पास टोटल नंबर बंदे थे 50, तो दो को हमने वेट अलॉट कर दिया, एक को 110 और दूसरे को 140। अब पीछे 48 बंदों को हम कितना वेट अलॉट करें कि हमारे पास एवरेज मिनिमम आए, मतलब हमने वेट का जो सम है वो मिनिमम रखना है। तो हम इनको वेट अलॉट करेंगे 110, क्योंकि रेंज क्या थी 110, 110 से कम हम अलॉट नहीं कर सकते, 110 एटलीस्ट एक बंदे को होना चाहिए, एक से ज़्यादा को भी हम अलॉट कर सकते हैं। तो हम ये जो रिमेनिंग 48 बंदे हैं तमाम को 110 kg का वेट अलॉट कर देंगे। तो यूँ आप एवरेज का फार्मूला लिखें, एवरेज ये देखें वही बात, मिनिमाइज करने के लिए सम ऑफ वेट मिनिमम करना होगा। तो 49 बंदे अब हमारे पास टोटल, उनका वेट हमने 110 kg अलॉट किया और एक बंदे का 140। एक को करना ज़रूरी था क्योंकि उसने रेंज 140 मैक्सिमम दी हुई है, तो एक को 140 kg मैस अलॉट करना ज़रूरी था वेट। तो अब बस उसी तरह फार्मूले में वैल्यूज़ प्लग इन करें। 49 बंदों का वेट है 110 kg, तो ये कितना हो जाएगा 110 इंटू 49, आगे प्लस एक बंदे का वेट था 140, तो ऊपर इनका सम आ गया, नीचे टोटल इनके नंबर 50 से डिवाइड करें तो ये मिनिमम पॉसिबल एवरेज आ गई। अब इसी तरह आप सोचिए मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें सम को मैक्सिमाइज करना होगा। अब हम क्या कम करेंगे, 49 बंदों को 140 kg वेट अलॉट कर देंगे और एक बंदे को 110 kg, क्योंकि मिनिमम एक को 110 kg ज़रूर करना है अलॉट। तो अगेन वही देखें, आप डैशेस ड्रॉ करें, एक को हमने 110 kg दिया, दूसरे को 140, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन था, रेंज गिवन थी। अब मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज करने के लिए सम को मैक्सिमाइज करना है, तो जो रिमेनिंग 48 बंदे हैं उनको भी हम 140 kg का मैस अलॉट कर सकते हैं, क्योंकि रेंज मैक्सिमम कितनी है 140। हम 140 एक बंदे का मैस रख के एक से ज़्यादा को भी 140 अलॉट कर सकते हैं। तो ये देखें सम का एवरेज का फार्मूला होता है सम ओवर नंबर। तो सम अब ऊपर कैसे आ जाएगा, एक बंदे का वेट था 110 और दूसरे का बाकी 49 का वेट था 140, तो 140 को हमने 49 से मल्टीप्लाई किया, प्लस कर दिया 1 को 110 से करके नीचे इनकी तादाद से डिवाइड किया तो 139.4। इस क्वेश्चन को अगेन सुने, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के एसएटी में लाजमी क्वेश्चन आते हैं। अब इसी कैटेगरी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कहता है 25 स्टूडेंट्स हैं, उनके स्कोर की रेंज है 2 से 10 तक। 22 स्टूडेंट्स अंदर से पास हो जाते हैं और पासिंग स्कोर है 7
और हायर मार्क्स, यानी पास होने के लिए मिनिमम स्कोर है 7 और हायर मार्क्स हम कहाँ तक जा सकते हैं 10 तक, क्योंकि स्कोर की रेंज है 2 से 10 तक। तो आपसे वो पूछता है मिनिमम और मैक्सिमम एवरेज बताएं। अब अगेन उसी तरह आप लोगों ने डैशेस ड्रॉ कर लेनी है 25 टोटल। तो 25 स्टूडेंट्स है, सबसे पहले रेंज अलॉट करें स्कोर की, एक मिनिमम स्कोर 2 है और मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है 10 तक। अब यहाँ पे देखें मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज पहले हम निकालते हैं, तो इसके लिए हमने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। अब देखें दो स्टूडेंट्स को मैं स्कोर अलॉट कर सक रहा हूँ, एक को 2 और एक को 10। टोटल बच्चे पास 22 हुए हैं, हमने जो दो लिखे हैं उनमें से एक स्टूडेंट अभी पास हुआ है 10 वाला, तो बाकी 21 स्टूडेंट्स हमने पास करने हैं। तो 21 स्टूडेंट्स हमने इस तरह से पास करने हैं कि उनको मैक्सिमम पासिंग स्कोर देना है, और मैक्सिमम पासिंग स्कोर कितना हम दे सकते हैं 10। तो 21 स्टूडेंट्स को हम 10 का स्कोर देंगे, बाकी फिर पीछे दो रह जाएंगे। तो उन दो को हमने अब क्या, उन वो दो तो फेल होंगे मगर हमने उनको फेल भी करना है मैक्सिमम स्कोर दे के, और वो हम 6 अलॉट करेंगे। तो अब देखें फार्मूला क्या होता है, एवरेज का सम ओवर एन। तो अब ये देखें एक स्टूडेंट को मैंने, ये जो 2 वाला था पहले वाले के स्कोर आ गए, ये 10 वाले दूसरे वाले के आ गए, ये टोटल 2 स्टूडेंट्स होंगे। पीछे कितने बचे, 22 पास हुए थे, अभी एक पास हुआ है, तो बाकी जो 21 स्टूडेंट्स थे उनको हमने 10 का स्कोर अलॉट किया, क्योंकि मैक्सिमम पासिंग स्कोर 10 है। और अब ये देखें ये 21 स्टूडेंट्स को 10 का स्कोर अलॉट हो गया, टोटल अब ये 23 स्टूडेंट्स हो गए। बाकी दो फेल हुए थे तो उनको हमने मैक्सिमम 6 स्कोर दे के फेल किया। तो यूं ऊपर टोटल हमने उनका सम कर दिया स्कोर का, और नीचे टोटल जो हमारे पास स्टूडेंट्स है 25, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज आ गई। इसी तरह अब आप लोग सोचे मिनिमम कैसे होगी, अगेन उसी तरह डैशेस ड्रा करें, और उसमें आप देखें, ये देखें पहले तो हमने 2 लिखना था जिसकी मिनिमम रेंज, और ये मैक्सिमम रेंज 10, ये 2 स्टूडेंट्स आ गए। अब 21 स्टूडेंट्स हमने पास करने हैं, क्योंकि एक तो पास हो चुका है जो हमने लिखी है रेंज। अब 21 हमने इस तरह से पास करने हैं कि उनको मिनिमम पासिंग स्कोर देना है जो कि 7 है। तो 21 को हमने 7 का स्कोर अलॉट किया, बाकी अब 2 फेल हुए थे तो उनको मिनिमम हमने फेल का स्कोर देना जो कि 2 है। तो इसी तरह हम नीचे इनकी तादाद से डिवाइड कर देंगे 25, तो ये हमारे पास मिनिमम पॉसिबल एवरेज आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन की अगर आपको नहीं भी समझ आई तो अगेन एक दफ़ा फिर सुने, आपको ये टोटली क्लियर होगा। इस तरह का एसएटी में क्वेश्चन लाजमी आता है। अब कुछ की फैक्ट्स आपने याद रखने हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे वो आपको एक एवरेज दे देता है, यहाँ पर उसने कहा है कि 10 नंबर की एवरेज 7 है, फिर वो कहता है कि न्यू एवरेज पूछेगा और कहेगा कि हर नंबर अगर मल्टीप्लाई कर दें 8 से। तो मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक देने लगा हूँ, इसको ध्यान से समझना है। जब कभी भी आपसे न्यू एवरेज पूछे एक प्रीवियस एवरेज दे के, और फिर कहता है कि एक फलां नंबर तमाम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लोगों ने न्यू एवरेज ऐसे निकालनी है। जो एवरेज गिवन है उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जिससे वो सारे नंबर क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करने, उस नंबर को मैंने पी से डिनोट किया, इस केस में पी 8 है। इसी तरह वो ऐसे भी कह सकता था एडिशन के, आप एक न्यू एवरेज निकालें अगर हर नंबर को इस नंबर में, ये वाला नंबर हर नंबर में ऐड कर दें, तो वो जो नंबर कह रहा होगा ना कि ऐड कर दें, उसको आपने प्रीवियस एवरेज में ऐड कर देना है। इसी तरह वो ऐसे भी कह सकता था सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में कि एक फलां नंबर है उसको अगर हम हर नंबर में से माइनस कर दें तो न्यू एवरेज कितनी होगी। तो आप लोगों ने वो जो प्रीवियस एवरेज गिवन है, जो नंबर जिस नंबर का वो माइनस कह रहा है वो माइनस कर दें। इसी तरह डिवीजन के केस में भी कैसे होगा, वो जिस नंबर को कह रहे हैं ना कि हर नंबर से डिवाइड किया उसको प्रीवियस एवरेज से डिवाइड कर दें। अब इस क्वेश्चन में देखें आप लोगों को एवरेज कितनी गिवन थी 7, और आपसे वो न्यू एवरेज पूछ रहा है, कह रहा है कि 8 नंबर जो है ये हर नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उसका अब क्या फार्मूला होगा, न्यू एवरेज क्या होती है प्रीवियस एवरेज इंटू पी, और यहाँ पे प्रीवियस एवरेज 7 थी और पी हमारे पास 8 था, तो न्यू एवरेज 57 आ गई। अब ये मैं आज के लेक्चर की जो एवरेज वाला है इसकी समरी रख देता हूँ। एवरेज ऑफ अ नंबर जब वो सीक्वेंस में होंगे तो कैसे निकालना है, फर्स्ट टर्म के अंदर आप लोगों ने लास्ट टर्म ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है। एवरेज ऑफ अ नंबर इन सीक्वेंस में इसका मतलब होता है मिडिल टर्म, और नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस हम कैसे निकालते हैं, ये वाला फार्मूला है। सम ऑफ टर्म्स निकालना हो तो एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और मैक्सिमम और मिनिमम एवरेज अगर निकालनी हो तो रेंज लिख लेते हैं और फिर डैशेस ड्रा करते हैं, जो मैंने तरीका आपको बताया था। अब मैं आप लोगों को एवरेजेस के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करवाता हूं। जैसे ये देखें, आयशाज के एवरेज है 4 मैथमेटिक्स टेस्ट देने के बाद उसकी एवरेज 88 आती है, वो 5वें टेस्ट में कितना स्कोर करे कि उसकी एवरेज 90 हो जाए। तो याद रखें जब हमारे पास सीक्वेंस ना हो तो मैंने आपको एवरेज का फार्मूला बताया था कि हमारे पास क्या होता है सम ओवर टोटल नंबर। तो यहाँ से उसकी एवरेज, अब सम निकाल लें आप, एवरेज उसकी कितनी गिवन 88 और टोटल टेस्ट उसने 4 दिए थे, तो ये उसके पहले 4 टेस्ट का स्कोर का सम आ गया। अब वो कहता है, अब दोबारा एवरेज का फार्मूला लिखें, वो कहता है कि वो 5वें टेस्ट में कितना स्कोर करे कि उसकी एवरेज 90 हो जाए। तो एवरेज की जगह 90 लिखें। 5 स्कोर का ऊपर आपने सम करना है, तो पहले 4 स्कोर का सम कितना था, पहले 4 टेस्ट का स्कोर जो उसका था उनका सम था 352 प्लस 5वां सब्जेक्ट उसमें ऐड करें उसके स्कोर, वो एक्स कर लें, वो हमने फाइंड आउट करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ 5 हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लोगों ने उसका निकाल लेना है। तो
तो यहाँ से अब हमारे पास उसका 5वें टेस्ट का स्कोर आ जाएगा 98। इसी तरह इसी कैटेगरी का एक और क्वेश्चन देखें, आप लोगों को वो 7 नंबर्स की एवरेज उसने बताई है 8। फिर वो कहता है कि हमने एक 8वां नंबर ऐड किया, उसमें 8वें नंबर का हमें नहीं पता कि वो कितना था, तो हमारे पास जो 8 नंबर अब हो गए इनकी एवरेज होगी 9। तो वो पूछ रहा है कि जो नंबर ऐड किया वो कितना था। ये ग्रेड इन क्वेश्चन है जिनके ऑप्शन नहीं गिवन होते, आप लोगों ने लिखने होते हैं। एवरेज का फार्मूला यूज़ करें सम ओवर नंबर। स्टार्ट में देखें आपको 7 नंबर की एवरेज कितनी गिवन है 8, तो उनका सम निकाल लें जो कि हमारे पास 56 आएगा। अब अगेन एवरेज का फार्मूला लिखें। अब ये 56 सम था 7 नंबर का, इसके अंदर x 8वां नंबर ऐड करें, टोटल नंबर 8 हो जाएंगे, उनकी एवरेज 9 है, तो यहाँ से x निकाल लें जो कि हमारे पास 16 आएगा। तो ये न्यू एडेड नंबर है। इसी तरह 3 में देखें, आप लोगों को सम कुछ नंबर्स का गिवन है 450 और उनकी मीन का मतलब होता है एवरेज भी गिवन है 50, मगर नंबर की तादाद उसने नहीं बताई। फिर वो कहता है 100 ऐड करते हैं तो एवरेज कितनी हो जाएगी। तो पहले तो पहला सेंटेंस देखें, आप उसको सॉल्व करें। एवरेज का फार्मूला होता है सम ओवर नंबर, तो हमारे पास एवरेज कितनी गिवन है 50, तो और यहाँ से पहले आप टोटल नंबर निकालने वो साइड पे कर लें, ये हो जाएगा सम ओवर एवरेज। सम हमारे पास कितना गिवन है 450 और मीन कितनी गिवन है 50, यहाँ से हमारे पास टोटल नंबर आ जाएंगे 9। तो यहाँ से अगेन अब एवरेज का फार्मूला यूज़ करें, 100 ऐड करना है और तो टोटल नंबर हमारे पास 10 हो जाएंगे। 450 के अंदर 100 ऐड करें तो न्यू एवरेज आप लोगों ने निकाल लेनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों ने इनको देखना है। वो कहता है कि एक स्टोर है वो रिसीव करता है 20 पैकेट्स, तो उसके बाद वो कहता है कि हर पैकेट का एवरेज वेट है 12.2, तो टोटल वेट का मतलब होता है वो सम पूछ रहा है। अगेन एवरेज का फार्मूला लगाएं, सम ओवर नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें एवरेज भी पुट करें, आप लोग नंबर ऑफ टर्म्स भी पुट करें 20, तो यहाँ नंबर जो टोटल पैकेट्स के थे, तो यहाँ से आप लोगों के पास सम आ जाएगा। अब अगेन आप लोगों के पास ये 5 वाला क्वेश्चन देखें। अहमद परचेज करता है 32 1 फुट रूलर्स, उनके में से हर एक की कॉस्ट है 10 रुपीज़। फिर वो 20 रूलर्स लेता है 6 इंच के, हर एक की कॉस्ट है 5 रुपीज़। 48 रूलर्स भी वो लेता है 10 इंच के और हर एक की कॉस्ट है 2 रुपीज़। तो वो पूछता है एवरेज प्राइस पर रूलर कितनी है। तो सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ रूलर्स निकाल लें, 32 20 और 48 ऐड करेंगे तो 100 रूलर। अब टोटल प्राइस कैसे निकलेगी, 32 रूलर्स हैं और हर एक की प्राइस है 10, तो 32 की कितनी प्राइस हो जाएगी 32 इंटू 10 प्लस 20 रूलर्स हैं और हर एक की प्राइस है 5, तो 22 इंटू 5 करेंगे तो 20 रूलर्स की प्राइस आ जाएगी। इसी तरह 48 रूलर्स हैं और हर एक की प्राइस है 2 गिवन, तो 48 इंटू 2 करेंगे तो इनकी प्राइस आ जाएगी। सम करेंगे तो टोटल प्राइस 516। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रूलर्स, तो इनमें वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.16 एवरेज प्राइस पर रूलर है। इसके बाद अब ये कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोगों ने लाजमी करना है। मैं टोटल 10 असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, मैंने साथ साथ इनके आंसर्स भी दे दिए हैं। इनके करने के बाद एवरेज वाला पोर्शन आपका फुली क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे मैं आप लोगों के सामने और ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस रख रहा हूँ, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। इस तरह अब ये लास्ट वाली स्लाइड पे एवरेज के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनको आप लोगों ने लाजमी करना है। पहले लेक्चर को सुने, अगर किसी क्वेश्चन की नहीं भी समझ आ रही तो उसको अगेन सुने, तो वो आपको टोटली क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा एवरेज वाला पोर्शन। अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं जो है फंक्शंस के रिलेटेड। फंक्शन हमारे पास बेसिकली इनपुट और आउटपुट को रिलेट करता है। जैसे फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक फंक्शन है x² + 5 और इसके अंदर हम जो x की वैल्यूज़ पुट करते हैं, जहाँ पे फंक्शन डिफाइन होता है उनको इनपुट कहते हैं और जो आगे आंसर्स आते हैं उनको आउटपुट कहते हैं। डोमेन हमारे पास क्या होती है, ये तमाम वो वाली वैल्यूज़ x की होंगी जिनके अंदर फंक्शन डिफाइन होता है, उन वैल्यूज़ को हम डोमेन कहते हैं। और आगे जो फंक्शन का आंसर आता है वो वाली वैल्यूज़ पुट करने से उसको हम कहते हैं रेंज। क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर हमारे पास वेरिएबल की पावर 2 होती है और इसकी दो फॉर्म्स होती हैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस की। एक जर्नल फॉर्म होती है जो अभी आप लोगों के सामने लिखी हुई आ रही है ax² + bx + c, और एक कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शंस की फॉर्म होती है जो अभी मैंने आप लोगों के सामने लिखी है। स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा। a b c हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, a कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर x² का कोफिशिएंट a 0 होगा तो वो फिर लीनियर फंक्शन बन जाएगा जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। 3 मेथड्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के, अब उनकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, वो आपको ऑलरेडी भी पता होंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो उनको आप लोगों ने देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एसिम्टोट, इसमें से एसएटी के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं और ये बच्चों को नहीं समझ आती, इसको आप लोगों ने फुल कंसंट्रेशन के साथ समझना है। एसिम्टोट की 2 टाइप्स होती हैं, एक वर्टिकल एसिम्टोट होता है और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल एसिम्टोट ज़रा आसान है, मैं सबसे पहले उसका आपको बता देता हूँ। आपको कोई भी फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन होगा, आप लोगों ने ये देखना है कि एक्स की किस वैल्यू पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। एक्स की जिस वैल्यू पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है उस जगह पे, उस वैल्यू पे फंक्शन का वर्टिकल एसिम्टोट एग्जिस्ट करेगा, और जहां पर फंक्शन का वर्टिकल एसिम्टोट एग्जिस्ट करता है वहां पे इसका ग्राफ वर्टिकल हो जाता है।
फ़र्ज़ करें हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू 1/x। अब मैं नीचे x की कौन सी वैल्यू पुट करूं कि हमारे पास फंक्शन अनडिफाइन हो जाए? तो डेफिनेटली जब मैं x की जगह 0 पुट करूंगा, डिनोमिनेटर में जब 0 आता है तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखें हमारे पास फंक्शन अनडिफाइन हुआ, x की किस वैल्यू पे हुआ था? 0 पे। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करता है एट x इक्वल टू 0। अब आप लोग इस ग्राफ को देखें, ये हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है y इक्वल टू 1/x का। ये देखें आप लोगों को ऊपर भी इस ग्राफ का हिस्सा नजर आ रहा है और नीचे भी इसका हिस्सा आ रहा है, ये जिधर मेरा माउस का एरो है। अब देखें जैसे जैसे राइट साइड से देखें, जैसे जैसे x 0 को अप्रोच कर रहा है तो आप देखें 0 के करीब आके ग्राफ ऊपर वर्टिकल हो गया है। और इधर से आप लेफ्ट साइड से भी देखें, जैसे जैसे x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है ग्राफ वर्टिकल हो गया है। तो यही हमने अभी सीखा था कि x की जिस वैल्यू पे फंक्शन अनडिफाइन हो वहां पे उसका वर्टिकल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करता है और उस x की वैल्यू पे जो ग्राफ है वो वर्टिकल हो जाता है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया भी है। तो याद रखना है आप लोगों ने कि आपको SAT के अंदर जो फंक्शन गिवन होंगे वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे। आप लोगों ने देखना है कि किस x की वैल्यू पे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। जिस x की वैल्यू पे डिनोमिनेटर पे 0 आएगा वहां पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा और उसका ग्राफ वर्टिकल हो जाएगा। अब वर्टिकल एसिम्प्टोट इस फंक्शन का हम निकालने हैं, ज़रा आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। 3/x-2। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या होगा, ज़रा आप देखें कि डिनोमिनेटर कब 0 होगा? जब हम x की जगह क्या पुट करेंगे? 2। तो ये देखें मैं सोल्यूशन में अब x की जगह जब 2 पुट करूंगा तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 बनेगा और फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो अब अगर आप ग्राफ में देखें तो x इक्वल टू 2, ये देखें ये जो आप लोगों को वर्टिकल ग्रीन कलर में लाइन नजर आ रही है x इक्वल टू 2, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है नीचे जिधर मेरे माउस का एरो है। यहाँ पे देखें अब ग्राफ जो है ये वर्टिकल हो गया है और ये ग्राफ इस फंक्शन का बना हुआ है 3/x-2। तो यहाँ से अब आप लोगों ने सिंपल क्या चीज़ याद रखनी है कि वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए आप लोगों ने देखना है कि x की किस वैल्यू पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, उस x की वैल्यू पे हम कहेंगे कि फंक्शन का वर्टिकल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करता है। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट के अंदर जब भी आपने निकालना है फंक्शन आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन होगा। जैसे अभी आप देखें कि ये 2x का अगर फंक्शन आ जाए तो ये x की किसी वैल्यू पे भी अनडिफाइन नहीं होता, मतलब इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करता। वर्टिकल एसिम्प्टोट सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन में जो फंक्शंस होंगे उनका एग्जिस्ट करता है। और आप लोगों ने चेक कैसे करना है, नीचे देखना है कि x की किस वैल्यू पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, वहां पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा और वो उसी वैल्यू पे फंक्शन का वर्टिकल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करता होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए आपने x की जगह अनडिफाइंड इन्फिनिटी पुट करना और चेक करना है कि फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है, या वो 0 को करेगा अप्रोच, या इन्फिनिटी को करेगा, या फिर वो किसी नंबर को अप्रोच करेगा। तो फंक्शन जिस जगह अप्रोच कर रहा होगा वो चीज़ आंसर होगी। अगर x की जगह इन्फिनिटी पुट करने से फंक्शन 0 को अप्रोच कर रहा है तो 0 हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। अगर हमारे पास x की जगह इन्फिनिटी पुट करने से फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो रहा है तो अनडिफाइंड जो है ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। अगर x की जगह इन्फिनिटी पुट करने से फंक्शन जो है हमारे पास कोई नंबर को अप्रोच कर रहा है 1 2 3 तो वो वाला नंबर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ये हमारे पास फंक्शन है 3/x-2। x की जगह जब मैं डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी पुट करूंगा तो 1/इन्फिनिटी, जब नीचे इन्फिनिटी आता है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? 0। जैसे ही हम x की जगह अनडिफाइन पुट करेंगे तो फंक्शन 0 को अप्रोच कर रहेगा तो यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट 0 होगा। अब अगर आप ग्राफ से देखें हमारे पास, तो अब देखें x ये ग्राफ बना हुआ है, ये इस फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है जो आपको नजर आ रहा है। अब जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मेरे माउस के एरो की तरफ देखें जो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो आप देखें कि जो फंक्शन है ये अप्रोच कर रहा है x एक्सिस को, और x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, मतलब फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है? 0। अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे तो जैसे जैसे ये देखें x नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को अप्रोच कर रहा है। x एक्सिस का मतलब होता है वहां पे y इक्वल टू 0 है। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देखते हैं, इस fx इक्वल टू 4x, इसका अब हम निकालते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। x की जगह जब अनडिफाइन हम पुट करेंगे इन्फिनिटी तो हमारे पास फंक्शन भी कहाँ अप्रोच कर जाएगा? इन्फिनिटी को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कितना है? इन्फिनिटी। अब एग्जाम्पल 3 में आप देखें ये आपके पास एक क्वेश्चन है, फंक्शन है 3/x-2 + 1। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन 1 को अप्रोच कर जाएगा। अब कैसे फंक्शन 1 को अप्रोच करेगा ये देखें, x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 3/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा और 0 में 1 ऐड करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी। तो फंक्शन 1 को अप्रोच कर रहे हैं तो यही हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है।
अब आप अगर इसको ग्राफ में देखें तो ये y इक्वल टू 1 वाली जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये बेसिकली फंक्शन है, जो फंक्शन की वैल्यू है जो वो 1 को अप्रोच कर रहा है। अब देखें जैसे जैसे x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये आप एरो की तरफ देखें माउस का इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ग्राफ जो है वो इस y इक्वल टू 1 वाली लाइन के करीब आ रहा है। इधर से भी जब हम नीचे वाला ग्राफ देखें तो जैसे जैसे ये x इक्वल टू इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ग्राफ जो है वो y इक्वल टू 1 वाली लाइन को अप्रोच कर रहा है। तो जब भी हम x की जगह इन्फिनिटी पुट करें तो फंक्शन किस नंबर को अप्रोच करता है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होता है। अगर इसी क्वेश्चन का मैं वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालूं तो आपको पता है वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालने के लिए ये ज़रा मुझसे कंपोजिंग मिस्टेक है, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं, अब हम वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालने लगे हैं। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने देखना होता है कि डिनोमिनेटर में x की किस वैल्यू पे 0 बनेगा। तो अगर मैं x की जगह 2 पुट कर दूं तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 आएगा और ये वाला जो हमारे पास चीज़ है 3/0 ये अनडिफाइन हो जाएगी और इन्फिनिटी के अंदर जब 1 ऐड करें तो वो इन्फिनिटी ही रहता है क्योंकि इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है। तो जब मैंने x की जगह 2 पुट किया तो फंक्शन अनडिफाइन हो गया, तो इस फंक्शन का वर्टिकल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करेगा एट x इक्वल टू 2 पे। तो अब अगर आप ग्राफ में देखें ये जो आपको वर्टिकल ग्रीन कलर में लाइन नजर आ रही है x इक्वल टू 2 के ऊपर आप देखें, अब ग्राफ को देखें ये वर्टिकल हो गया है। तो यही मैंने आपको कहा था कि वर्टिकल एसिम्प्टोट जिस नंबर पे फंक्शन का एग्जिस्ट करता है वहां पे ग्राफ वर्टिकल हो जाता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट क्लियर हो गया। सिंपल याद रखें, वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए आपने x की वो वैल्यू देखनी है जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाए, x की उस वैल्यू पे वर्टिकल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करेगा। और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए आपने x की जगह अनडिफाइन पुट करके चेक करना है फंक्शन कहाँ को अप्रोच कर रहा है, 0 को, इन्फिनिटी को या किसी नंबर को, तो वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ शिफ्ट का। याद रखें दो तरह की ग्राफ शिफ्टिंग होती है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ये आप लोगों के सामने एक फंक्शन है, अगर तो फंक्शन के इनसाइड कोई चेंज आती है, जैसे आप देखें कि इसके अंदर x की वैल्यू के अंदर कोई चीज़ चेंज करते हैं तो उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, और अगर हम फंक्शन के बाहर कोई नंबर ऐड करते हैं तो उसको कहते हैं वर्टिकल शिफ्ट। अब इसके रिलेटेड आप लोगों ने इस ग्राफ ये इस टेबल से देखें, वर्टिकल शिफ्ट क्या होता है कि आप फंक्शन के बाहर कोई नंबर ऐड कर दें, +4 ऐड करेंगे तो 4 यूनिट्स ग्राफ अपवर्ड मूव कर जाएगा, और आप फंक्शन में से फर्ज करें -4 करते हैं तो कोई नंबर माइनस करेंगे तो ग्राफ उतने यूनिट्स डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। और अगर आप इनसाइड द फंक्शन कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी x की वैल्यू में देखें मैंने अब -5 किया, तो जब हम -5 करेंगे तो जो हमारा ग्राफ है वो 5 यूनिट्स राइट शिफ्ट कर जाएगा, और जब हम x के अंदर कोई प्लस नंबर करेंगे तो जो हमारा ग्राफ है वो 5 यूनिट्स लेफ्ट को मूव कर जाएगा, 5 यूनिट्स लेफ्ट को मूव कर जाएगा। तो अब वर्टिकल बड़ा आसान था कि जब कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो ग्राफ उतने यूनिट्स अपवर्ड मूव कर जाएगा, जब कोई नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे तो उतने यूनिट्स जो ग्राफ है वो नीचे डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। मगर x के केस में जब x के अंदर पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास ग्राफ शिफ्ट होगा, और जब नेगेटिव नंबर हम ऐड करेंगे तो ग्राफ हमारा राइट साइड पे शिफ्ट होगा। ये चीज़ अब आपने याद रखनी है। अब ये देखें मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ पास पेपर का। ये हमारे पास एक फंक्शन है f(x इक्वल टू एक्स स्क्वायर) और हमसे वो पूछ रहा है कि f इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 5 ये ग्राफ किधर शिफ्ट होगा आप लोगों के सामने। अब मैं इसका सोल्यूशन रखता हूँ। ये पहला ग्राफ था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपको ग्राफ नजर आ रहा है, माउस के एरो की तरफ आप लोग देखें। फिर अब देखें जब x के अंदर -4 हुआ तो मैंने क्या कहा था कि जब x की वैल्यू में कोई नंबर -4 होगा तो उतने यूनिट्स ग्राफ राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखें y इक्वल टू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, ये हमारे पास ग्राफ 4 यूनिट्स राइट पे शिफ्ट हो गया। फिर आगे वो फंक्शन में से -5 भी कर रहा है, तो -5 करने का बाहर से मतलब होता है कि उतने यूनिट्स ग्राफ डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। तो अब ये फाइनल ग्राफ देखें जो आप लोगों को 5 यूनिट्स डाउनवर्ड नजर आ रहा है, तो ये वाला इस ग्राफ को होगा। तो इस तरह ग्राफ शिफ्टिंग में से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ और मैं सेट के पास पेपर में से क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। आप लोगों ने एक फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है तो 4 ऑप्शंस हैं, आप लोगों ने इनमें से चेक करना है कि कौन सा ग्राफ 5 डिस्टिंक्ट जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लोग एक चीज़ याद रखें कि एक्स एक्सिस को जब फंक्शन टच करता है तो वहाँ पे हमारे पास उसका आंसर फंक्शन का 0 होता है, क्योंकि वहाँ पे y 0 होता है जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट करता है। तो अब जीरोस कहाँ कहाँ पे आते हैं, पहले ग्राफ में देखें ये हमारे पास एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है ये ग्राफ, एक इधर, दूसरा ये वाला पॉइंट, तीसरा ये और चौथा ये। इसी तरह हमारे पास जो दूसरे ऑप्शन वाला ग्राफ है ये भी 4 पॉइंट्स के ऊपर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और ये जो हमारे पास सी वाला पॉइंट है ये एक्स एक्सिस को 6 पॉइंट पे कट कर रहा है। मगर अगर आप ये डी वाला ग्राफ देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस को 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रहा है, और जहाँ पे कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वहाँ पे उसकी वैल्यू 0 होती है। जैसे अभी आप लोग ये देख सकते हैं, अगर इस ग्राफ में ये पहला पॉइंट है डिस्टिंक्ट 0 का, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, तो इसमें डी वाला ऑप्शन है।
इसी तरह एक और पास पेपर का हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये एक ग्राफ है, एक लंबी चौड़ी इक्वेशन है, उसका ग्राफ बना हुआ है। तो हमसे वो पूछ ये रहा है कि ये एफ एक्स इक्वल टू के एक इक्वेशन है, इसका ग्राफ कौन सा इन ऑप्शन में से के की वैल्यू रखें कि ये 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के ऊपर कट करे इस ग्राफ को। तो अब इसका तरीकाकार हमारे पास क्या होता है, देखें आप लोग जो दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर्स आते हैं वो बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं अगर उन दोनों इक्वेशंस के हम ग्राफ बनाएं। तो अब अगर देखें मैं पहला ऑप्शन 2 देखूं, अब इस एफ एक्स इक्वल टू के वाले जो फंक्शन है, जो लाइन है, इसका ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं के की जगह 2 पुट करूं, यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये एक पॉइंट पे इस ग्राफ को टच करेगी। आप लोगों ने माउस के एरो पे फोकस रखना है। अगर मैं के की जगह 0 पुट करूं तो हॉरिजॉन्टल से अगर मैं सीधी लाइन ड्रा करता हूं फिर भी ये इस ग्राफ को एक पॉइंट पे टच करेगी। अगर मैं -2 के की जगह एफ एक्स इक्वल टू -2 से अगर ग्राफ ड्रा करता हूं तब भी ये इस फंक्शन को एक पॉइंट पे कट करेगी, मतलब इसका एक सोल्यूशन होगा। अगर मैं के की जगह -3 रखूं तो ये देखें -3 से जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये 3 पॉइंट्स पे कट करेगी इस ग्राफ को, मतलब कि इसके 3 सॉल्यूशंस होंगे। तो डी वाला ऑप्शन ठीक है। अब हम लास्ट वाले टॉपिक की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? डिजायर्ड आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आखिरी तीसरा पार्ट होगा जिसके अंदर मैं कंप्लीट कोर्स कर दूंगा। अब देखें अगर कभी आपको आइदर या और का वर्ड नजर आ जाए तो फिर आपने ऐड करना होता है। प्रोबेबिलिटी समझिए, जैसे फर्ज करें मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेल आए। अब हमें पता है टोटल उसके अंदर जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। मैं मेरी डिजायर आउटकम टेल है तो टेल आने के एक चांस है, तो डिजायर आउटकम 1/2 ये प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें से सिंपल बेसिक डेफिनेशन में से वो आपको चेक करेगा प्रोबेबिलिटी में से। और एक चीज याद रखें, ये आप पास पेपर के मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने लगा हूं। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में स्टेटमेंट बहुत बड़ी होगी, टेबल बहुत बड़ा होगा, मगर वो इफ की कंडीशन लगा के नैरो डाउन इन्फॉर्मेशन कर देगा, सर्टेन इन्फॉर्मेशन में से आपसे पूछेगा। अभी देखिए जैसे ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, अभी आपको आइडिया हो जाएगा 4 पास पेपर के क्वेश्चंस मैंने प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में से रखे हैं तो आपको टोटली पता चल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन आना है। अब वो कहते हैं एक स्टोर है तो उन्होंने डिसाइड किया था सिक्योरिटी सिस्टम लगाने के लिए शॉप लिफ्टिंग से कस्टमर्स को बचाने के लिए। तो जो एस्टिमेट लगाता है मैनेजर के एक वीक के अंदर 10,000 कस्टमर आते हैं जिनमें से 24 अटैम्प्ट करते हैं शॉप लिफ्टिंग की। तो उसने ये आप लोगों के सामने एक टेबल है, टेबल के अंदर आपको 2 कॉलम नज़र आ रहे हैं, एक के अंदर अलार्म साउंड करता है, एक के अंदर अलार्म साउंड नहीं करता। तो जब कस्टमर कुछ बेचारे शॉप लिफ्टिंग नहीं भी करते तब भी कुछ केसेस के अंदर अलार्म साउंड कर जाता है, वो 35 हैं। और इसी तरह जब कस्टमर अटैम्प्ट करते हैं शॉप लिफ्टिंग की तो 21 केसेस के अंदर अलार्म साउंड करता है। और उसके बाद अलार्म साउंड कब नहीं करता कि जब कस्टमर्स अटेम्प्ट करते भी हैं शॉप लिफ्टिंग की तब भी 3 ऐसे केसेस हैं जब जो अलार्म है वो साउंड नहीं करता। और 9,941 वो वाले केसेस हैं जिनके अंदर कस्टमर अटेम्प्ट भी नहीं करते शॉप लिफ्टिंग की और साउंड अलार्म भी नहीं बजता। तो ये आप लोगों के सामने टेबल्स है। अब देखें जब भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में इफ आपको कंडीशन में कहीं नजर आ जाएगा वो लाइनें आपने हाईलाइट कर लेनी है। अब वो कहता है अकॉर्डिंग टू द मैनेजर, ये लास्ट से देखें जो आखिरी पैराग्राफ, इफ द अलार्म साउंड। अब उसने हमें बाउंड कर दिया कि आप सिर्फ ये अलार्म साउंड वाला कॉलम अंडर कंसिडरेशन है, बाकी छोड़ दें। फॉर अ कस्टमर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कस्टमर डिड नॉट अटेम्प्ट टू शॉप लिफ्ट। अब देखें कस्टमर डज नॉट अटेम्प्ट टू शॉप लिफ्ट, ये डिजायर आउटकम 35 है और टोटल अलार्म साउंड करता था वो 56 केसेस थे। तो डिजायर 35 ऊपर रखें, 56 जितने केसेस में अलार्म साउंड करते हैं इनको डिवाइड करें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये मैंने इसका सोल्यूशन करके भी दिखाया, 35 को 56 पे डिवाइड किया, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो 62.5% हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। अब दूसरा एक पास पेपर का क्वेश्चन देखें, एक स्लीप रिसर्चर है, वो लोगों के ऊपर रिसर्च कर रहा है, उनसे पूछ रहा है कि उनसे रिकॉल करवा रहा है कि एक वीक में उनको अपने कितने ड्रीम्स याद आते हैं। तो वो उसने एक डाटा बनाया हुआ है। ग्रुप एक्स वाले वो वाले लोग हैं जो 100 टोटल हैं जो जल्दी सो जाते हैं, ग्रुप वाई वाले वो लोगों की कैटेगरी है जो लेट सोते हैं। तो अब देखें ये उसने ऊपर लिखा हुआ है नन के जिनको अपना कोई ड्रीम भी याद नहीं था, 1 to 4 के दरमियान जिन्होंने ड्रीम रिकॉर्ड करवाए हैं वो दूसरे कॉलम में है, 5 और मोर जिन्होंने करवाए थे वो तीसरे कॉलम में है। तो अब देखें ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट एग्जामिनर ने इफ ये जो मैंने रेड कलर में किया, इफ अ पर्सन इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दोज हु रिकॉल्ड एटलीस्ट 1 ड्रीम, एटलीस्ट 1 ड्रीम या इससे ज़्यादा भी, तो मतलब उसने हमें अंडर कंसिडरेशन में हमारे ये 2 कॉलम है जो मैंने रेड कलर में किए हैं 1 to 4 और 5 और मोर, उसने एक बंदा चूज़ किया जिसमें वो कहता है कि उसको ने एटलीस्ट 1 ड्रीम रिकॉल करवाया है। मिनिमम तो वो 1 करवाएगा, 1 से ज़्यादा भी करवा सकता है। तो ये 2 कॉलम हमारे अंडर कंसिडरेशन है। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन बिलोंग टू ग्रुप वाई। अब डिज़ायर में वो पूछ रहा है कि ये बंदा ग्रुप वाई से बिलोंग करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। तो टोटल अब ग्रुप वाई में आप देख लें कि कितने हैं, 68 में 11 ऐड करें तो ये 79 बन जाएगा। और टोटल 1 to
ये इन दोनों कॉलम्स के टोटल आप बंदे ऐड कर लें 39 प्लस 125। तो डिज़ायर को ऊपर रखें जो 79 है और टोटल से डिवाइड कर दें जो कि 164 है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सी वाला ऑप्शन। अब एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, वो कहता है कि टोटल 25 लोग हैं वो एक कॉन्टेस्ट के अंदर एंटर होते हैं, तो ये उनका डाटा गिवन है, उनकी जेंडर और एज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। तो वो कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो उन्होंने विनर सेलेक्ट करना है वो अंडर 40 एज का हो, फीमेल हो, या अबव 40 और ओल्डर हो और मेल हो। तो अब अगर आप देखें तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन रेड कलर में की है, फीमेल अंडर 40 कितनी है टोटल 8, और जो मेल हैं अंडर 40 और ओल्डर, तो यहाँ से आप लोगों ने वो मेल हमारे पास कितने हैं 2। जब भी और का वर्ड प्रोबेबिलिटी में आ जाए तो ऐड करना होता है। अब उसने कंडीशन में हमसे फीमेल और मेल कहा था, फीमेल अंडर 48 हैं और मेल अंडर 40 और ओल्डर हमारे पास 2 हैं। तो अब अगर हम इनको ऐड करें 8 और 2 को, टोटल 10 बन जाएगा डिज़ायर, और टोटल हमारे पास पीपल कितने थे 25। तो 8 को 25 से डिवाइड 10 को 25 से डिवाइड करेंगे तो बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक दफ़ा आप खुद पढ़ें, आपको टोटली पता चल जाएगा कि टेबल इतना बड़ा होता है और वो अंदर से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पूछ रहा होता है, इफ़ लगा के क्वेश्चन को वो बाउंड कर देता है। लास्ट वाला आज प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पास पेपर का सेट का डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स जो यूनाइटेड स्टेट में 1000 में काउंट किए गए थे 2012 में, उनकी कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। ये डिफरेंट रीजन्स हैं, नॉर्थ, ईस्ट, मिड, वेस्ट, साउथ, और उनकी आगे एज लिखी हुई है। अब इसमें अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो अब डायरेक्ट देखें वो पूछ रहा है जो मैंने रेड कलर में किया, इफ़ अ रजिस्टर्ड वोटर हु वाज 18 टू 44 ईयर। अब उसने सिर्फ पहले 2 कॉलम हमारे अंडर कंसिडरेशन है 18 टू 44 ईयर्स वाले, इनमें से भी वो पूछ रहा है कि हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि रजिस्टर्ड वोटर जो है वो मिड वेस्ट रीजन से बिलोंग करता है। तो हमारी डिज़ायर आउटकम मिड वेस्ट वाली है, ये जो मैंने ग्रीन कलर में किए हुए हैं इनको आप ऐड करें और टोटल 18 टू 44 कॉलम के अंदर जितने भी हमारे पास एज वाले लोग आ रहे हैं उनको ऐड करके उनसे डिवाइड कर दें। तो ये मैंने अगले क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर इसका सोल्यूशन भी किया हुआ है कि मैंने मिड वेस्ट वाले टोटल ऐड किए और नीचे जो इस एज की रेंज में टोटल आ रहे थे उनको डिवाइड किया, तो इसका क्लोजेस्ट आंसर हमारे पास ये आया था। तो ये सारा लेक्चर था पार्ट 2 का, इसको फुल कंसंट्रेशन के साथ आप सुने। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लें। इंशाल्लाह जो पार्ट 3 होगा उसके अंदर मैं सेट मैथ का पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।